नमस्कार शशांक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते अंजू जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को बहुत-बहुत नमस्कार। शशांक जी, 250 लोगों के नाम जो दिल्ली पुलिस ने जारी किए, उसकी टाइमिंग को आप कैसे देखते हैं? ये नाम 2 दिन पहले भी जारी किए जा सकते थे कि 20 जुलाई को किस-किसने हुड़दंगबाजी की थी। तो ये नाम उसी दिन क्यों जारी किए गए शाम को, जब दिन में सरकार की तरफ से कॉकरोच गैंग को भरोसा दिया गया कि जिन पर भी एफआईआर दर्ज हुई है, उन पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं होगी। कैसे देखा जाए इस टाइमिंग को? टाइमिंग बहुत परफेक्ट है। देखिए, सरकार को पता है कि मंडे से पार्लियामेंट का सेशन है, वापस ये बातें उठेंगी। सरकार ये नहीं चाहती है कि कल को फेक न्यूज़ बनाया जाए कि सरकार आश्वासन कुछ दे रही है, कर कुछ और रही है। सरकार ने कहा कि भाई प्रोटेस्टर, सरकार का वर्ड सुनिए, वो मैं लेटर रिटन वाला भी पढ़ा हूँ। सरकार का स्टेटमेंट जो ऑफिशियल है, सरकार ने कहा है कि हम जेन्युइन प्रोटेस्टर्स पे कोई एक्शन नहीं लेंगे। तो सरकार कहाँ ले रही है? नहीं ले रही है। सरकार तो यही बोल रही है ना कि हम नहीं लेंगे, लेकिन सरकार एक्शन उन पे ले रही है जो आपराधिक तत्व के हैं। किसी आप हर स्टेट का देख लीजिए एग्जांपल, यूपी हो, बिहार हो, बंगाल हो, कोई भी स्टेट पकड़ लीजिए, हर जगह एक गुंडा एक्ट होता है। नॉर्मल सिटीजन्स को एक तरह से ट्रीट किया जाता है, गुंडों को अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। हमारे क्रिमिनल लैंग्वेज में उसको यही बोलते हैं, गुंडा एक्ट इनफॉर्मली बोला जाता है। तो वही बात है, अगर कोई आपराधिक तत्व का है जिसके ऊपर पहले से एफआईआर है, जो या फिर जो सीसीटीवी में, क्योंकि देखिए इस बार बहुत अच्छी बात है, पुलिस के पास सीसीटीवी भी था, पुलिस के पास कैमरेज भी थे। इनफैक्ट कई सारे पुलिस वालों को तो मैंने ये भी देखा जिनके पास वो एआई स्मार्ट चश्मे भी थे, जिसमें रिकॉर्ड हो रही है चीजें। और अंजू जी, इसीलिए नाम आया है। और एक बात आपको और आपके दर्शकों को पता होना चाहिए, आयशा की एक मेन मेंबर दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची हुई थी, ये कहते हुए कि ये रिकॉर्डिंग पुलिस क्यों कर रही है, सर्वेलेंस कर रही है हम पर। समझे? तो इनको पता था ये अंदेशा कि सरकार नहीं छोड़ेगी। यार, आप पार्लियामेंट पे अटैक करने जा रहे हो, हैं? वो पार्लियामेंट जिस पे आतंकवादी घटना हो चुका है एक बार, इतने दिन से प्रोटेस्ट चल रहा था, कहां सब पुलिस घुसी, कुछ सरकार में कुछ किया? पुलिस ने उसी दिन एक्शन लिया जिस दिन ये प्रोटेस्टर्स के नाम पे जो लोग बदमाशी कर रहे थे, पार्लियामेंट पे अटैक करने के लिए जा रहे थे या पुलिस को मार रहे थे, लिंच करने की कोशिश की मैंने देखा, जर्नलिस्ट लोग को मार रहे थे, ग्रुप करने की कोशिश कर रहे थे, और फिर उसी टाइम फेक न्यूज भी फैला रहे थे। वो भी बहुत सारे लोग हैं। तो ऐसे लोग पे एक्शन नहीं होना चाहिए क्या? बिल्कुल होना चाहिए। इनफैक्ट मैं अंजू जी एक लेवल और आगे जाऊंगा, मैं कहूंगा वैसे लोग जो सोशल मीडिया में फेक न्यूज फैला रहे हैं पुलिस को बदनाम करने के लिए, सरकार को बदनाम करने के लिए और लॉ एंड ऑर्डर को खराब करने के लिए, उन पे भी एक्शन होना चाहिए। शशांक जी, अभी तो वहां पर एक फेस रिकॉग्निशन सिस्टम भी लगाया गया है, जिसमें कि बताया जा रहा है कि बड़े हाईटेक कैमरे हैं, चारों तरफ घूमते रहते हैं, किसी पर भी अगर फोकस किया जा रहा है, जूम इन किया जा रहा है, तो वो कनेक्ट है आधार कार्ड से और उसका पूरा का पूरा बायोडाटा निकल कर सामने आ जाएगा। और इसको लेकर खलबली भी मची हुई है कॉकरोच गैंग में, और बहुत सारे वीडियो सोशल मीडिया पर आ रहे हैं कि लोगों को एतराज हो रहा है कि अरे मेरा चेहरा फोकस में क्यों आ रहा है, जूम इन क्यों हो रहा है, ये सब बातें हो रही है। तो अब तो बड़े हाईटेक तरीके से डिजिटली इन सब का कच्चा चिट्ठा खोल रही है पुलिस, इसीलिए 250 लोगों का नाम सामने आया, वरना किसी को क्या पता चलता कि छात्रों के साथ कौन घुसकर पुलिस पर पथराव कर रहा है, पत्थरबाजी कर रहा है, तलवारबाजी कर रहा है, चाकू मार रहा है। पुलिस कर्मियों पर जो हमले हुए, ऐसे आपराधिक तत्वों ने तो किए, और उनको पहचानना तो जरूरी है। देखिए अंजू जी, कितनी गजब की बात है। ये तो अब तो किसी से छुपा नहीं हुआ है कि कॉकरोच जनता पार्टी के पीछे अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी थी। तो आम आदमी पार्टी सरकार में थी तो इन्होंने एक गजब काम किया, इन्होंने सीसीटीवी कैमरे दिल्ली में बहुत जगह लगाए, बाद में चलने बंद हो गए अलग बात है, बट लगाए 1 लाख से ज्यादा। तो वो क्या सर्वेलेंस बोल के लगाए थे कि प्रोटेक्शन बोल के लगाए थे? महिला प्रोटेक्शन की बात करते हुए लगाए थे। और आज वही आम आदमी पार्टी या उसकी प्रायोजित की गई ये कॉकरोच जनता पार्टी ने भाजपा को घेरने के लिए या सरकार का खिलाफ बात करने के लिए उसी सर्वेलेंस को या उस मॉनिटरिंग को पलट के क्या कह दिया, जासूसी हो रही है। आप सोचिए कि इतना बड़ा प्रोटेस्ट अगर हो रहा है, और सही बात है 20 तारीख को जिस दिन पार्लियामेंट शुरू हुआ, जिस दिन जंतर मंतर से पार्लियामेंट के जाने का कॉल था, उस दिन तो वहां हजारों लोग थे, कुछ लाखों भी बोल रहे हैं, कुछ जेन्युइन प्रोटेस्टर्स होंगे, कुछ बदमाश भी होंगे। कैसे आइडेंटिफाई करेगी पुलिस कि कौन सही है और कौन बदमाश है, कौन पत्थर फेंक रहा है और कौन फूल लेके आया है, कौन संविधान की बात कर रहा है और कौन संविधान की हत्या की बात कर रहा है? ये तो नहीं पता चलेगा। तो बेस्ट वे क्या है, आप तकनीकी सहायता लीजिए। दिल्ली में है हम, दिल्ली राष्ट्र की राजधानी है, एआई में ऐसे भी देश आगे बढ़ रहा है, और हर चीज में जब एआई की तकनीक का प्रयोग हो सकता है तो इसमें क्यों नहीं।
और क्या हम ये भूल जाए अंजू जी कि कुछ समय पहले जब दुबई पे अटैक कर रहा था ईरान, तो दुबई ने भी यही किया, दुबई ने भी सर्वेलेंस लगाए, क्या फेक न्यूज नहीं फैला सकते? यहाँ अगर कोई फेक न्यूज फैला दिया अंजू जी, आज की मतलब कल की बात है ये, सोचिए मुंबई पुलिस को क्लियर करने, मैं मुंबई की बात कर रहा हूँ, मुंबई पुलिस को क्लियर करना पड़ा कि एक जगह प्रोटेस्ट हो रहा था और मुंबई पुलिस का एक कर्मी वहां पे जाके ना हटा रहा था, बचा रहा था, जो भी कर रहा था, एक महिला गलती से बीच में आ गई, उसका क्रॉप करके वीडियो करना शुरू कर दिया कि मुंबई पुलिस ने ग्रोप किया किसी महिला को। मुंबई पुलिस को ऑफिशियली आधिकारिक टिप्पणी करनी पड़ी वीडियो निकाल के कि देखिए ये पूरा वीडियो ऐसा कुछ नहीं है और आप फेक न्यूज फैला रहे हैं। तो अगर कैमरा नहीं हो तो आप सोचिए पुलिस पे किस तरीके के एलिगेशन लगाए जा सकते हैं। एक दो पुलिस वाला गलती से अगर कभी गलत करे, देखिए मैं ये नहीं कहता पुलिस वाले गलत नहीं कर सकते, बट यहां अगर कैमरा लगा तो एक बात और होती है अंजू जी कि पुलिस वाले भी गलत नहीं करेंगे। कैमरा होगा तो पुलिस वाले को भी पता है कि उनको क्या करना है। और दिल्ली हाईकोर्ट में एक और मामला गया हुआ है कि पुलिस वाले को शायद इतना उतना यूज नहीं करना चाहिए था फोर्स एक्सेट्रा, तो दिल्ली हाईकोर्ट ने उनसे भी जवाब मांगा है। वो बताएंगे ना कि उन्होंने फोर्स क्यों यूज किया, क्या पता दिल्ली, अब देखिए अभी तक मैं भी क्रिटिकल था, मैं भी कह रहा था कि दिल्ली पुलिस इतना फोर्स शायद यूज नहीं करना चाहिए था, बच्चे थे, मैं भी सिंपैथेटिक था बच्चों को लेके। अब जब मुझे पता चल रहा है कि वो बदमाश लोग जो पार्लियामेंट पे अटैक करके नेपाल और बांग्लादेश जैसा हालत करना चाह रहे थे, देश में विध्वंस करना चाह रहे थे, उनके लिए शायद ये यूज किया गया, नहीं तो यू नेवर नो कि आज क्या हालत होती। देखिए बहुत सारे ऐसे वीडियो आ रहे हैं सोशल मीडिया पर, या बहुत सारे वो लेफ्ट लिबरल कबाल वाले जो यूट्यूबर्स भी हैं, वो लोग भी ऐसे वीडियो दिखा रहे हैं जिसमें कि पुलिस वाले ने किसी लड़की को डंडा मार दिया। आप ये सोचिए कि जब भीड़ होती है और पुलिस को बताया गया है कि आपको बड़े कंट्रोल्ड वे में रहना है क्योंकि ये बच्चे हैं जो आहत हैं कि उनका पेपर लीक हो गया, नीट का, परेशान बच्चे हैं, इसलिए जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए, इसलिए उनको भी रिस्ट्रेन रहने के लिए कहा गया कि कुछ ऐसी हरकत मत करना, वरना आरएएफ के जवान के पीछे जिस तरह से लिंचिंग करने के लिए भीड़ दौड़ रही है, उस भीड़ को देखकर क्या आप कह सकते हैं कि वो नीट वाले बच्चे हैं? तो अब जब ये मोहर लग गई है कि गुंडे तत्व जो थे उस आंदोलन में घुसे हुए हैं, तो ये भी तो पता चलेगा ना कि किस किस पार्टी के हैं भाई, और उनकी उम्र क्या है। ये जो सिस्टम लगाया गया है एफआरएस, इसके जरिए तो इनका पूरा का पूरा कच्चा चिट्ठा खुलेगा ना, और कहां से इनका कनेक्शन है, किसने इनको बोला है, जब इनको पकड़ा जाएगा तो ये सारे के सारे राज तो उगलेंगे ना। तो ऐसे में तो वो राजनीतिक पार्टियां फंसेंगी। अब शशांक जी जो कि किनारे खड़े होकर तमाशा देख रही है और कह रही है कि गुंडे तो बीजेपी लेकर आई है। नहीं बिल्कुल सही बात है, एकदम सही बात है अंजू जी, बैकग्राउंड में कौन है बहुत जरूरी है। इनफैक्ट एक और मामले में आज दिल्ली हाईकोर्ट कोई गया था ये कहते हुए कि यू नेवर नो कि इसमें कौन से फॉरेन फंडिंग हो रही है, क्या हो रही है, तो दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं नहीं ये तो केंद्र सरकार का काम है, वो जांच करे। तो एक तरह से हाईकोर्ट ने भी कह दिया कि केंद्र सरकार जांच करे। और देखिए प्रोटेस्ट से किसी को दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत है उन इलीगल तरीके के लोगों से जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स अपनाते हैं। और मैं तो अंजू जी नाम भी कहूंगा, आप कह रहे कौन है, देखिए सीजेपी के पीछे तो ऑब्वियसली आम आदमी पार्टी है, उसके अलावा कौन है? वहां पे लेफ्ट आईसा के लोग बैठे हुए हैं, एसएफआई के लोग बैठे हुए हैं, क्या नहीं बैठे हुए हैं? इनफैक्ट अंजू जी लेफ्ट इकोसिस्टम के जो सो कॉल्ड जर्नलिस्ट हैं जो उनके गोद में बैठे हुए हैं, वो वहां जा जाकर उन्होंने ये एक्सेप्ट किया और एडमिट करवाया है। जब इन्होंने क्लेम किया अभिजीत दिपके और इनकी पार्टी सीजेपी ने कि ये जेन्युइन प्रोटेस्ट है, तो बच्चे खुद आ रहे हैं एक्सेट्रा, तो उन्होंने कहा कि भाई बच्चे कैसे आ सकते हैं, बच्चे तो नीट का एग्जाम दे दिए, जिनका हो गया वो अपना एडमिशन ले रहे हैं, जिनका नहीं हुआ वो अगले साल की तैयारी कर रहे हैं। तो फिर बोले नहीं नहीं जेन्युइन प्रोटेस्ट है, तो दिखाया कि अरे यहाँ आयसा बैठी है, यहाँ एसएफआई बैठी है। बाद में जब वो भी कंप्लीट नहीं हुआ अंजू जी, तो उसमें से कुछ लोग स्टेज पे भी आ गए प्रोटेस्ट करने के लिए। फिर उसके बाद हमने क्या ये नहीं देखा कि आरजेडी के मनोज झा ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस होता उन्होंने जगह बुक कराई थी। तो ये तो पता ही है ना, उधर सौरभ भारद्वाज जो आम आदमी पार्टी का वो लगातार लिख रहा है, आज अरविंद केजरीवाल लिख रहे हैं कि ज्वाइन करो सीजेपी को सपोर्ट करो। तो अब तो मुखौटा गिर गया है कि कौन कौन है। हाँ ये बात जरूर है अंजू जी कि इसमें मैं अगेन कहता हूं कि पुलिस को ना और पता करना चाहिए, सिर्फ ये 250 नहीं होंगे। पुलिस पे आक्रमण करने के लिए इंडिविजुअलिटी काफी नहीं है, आपको चेक करना पड़ेगा कौन सी पार्टीज, कौन से तत्व देश के हों, देश के बाहर के हों, जो भी देश विरोधी कार्य कर रहे हैं उन पे आपको एक्शन लेना चाहिए। शशांक जी आपने देखा कि वहां पर कुछ अमेरिकन नागरिक भी थे, वो भी नारेबाजी कर रहे थे पीएम मोदी के खिलाफ, वो भी गालियां दे रहे थे, तो उनका इस तरह के प्रोटेस्ट में क्या काम। और एक वीडियो में आपको दिखाती हूँ, ये सीसीटीवी फुटेज भी दिल्ली पुलिस ने जारी की है,
आप इस फुटेज में देखिए कि कैसे हमला हुआ बैरिकेड पर, और ये कौन लोग हैं? ये छात्र दिख रहे हैं, मुंह ढक कर आए हैं। नहीं अंजू जी, देखिए मुंह ढकने की बात, क्योंकि देखिए पब्लिक प्रोटेस्ट है, तो जो जेन्युइन प्रोटेस्टर होंगे वो हमेशा क्लेम, यहाँ क्या चीज का प्रोटेस्ट हो रहा है कि नीट की परीक्षा लीक हो गई पेपर, उसको लेके, स्टूडेंट्स को लेके बेसिकली। तो अगर कोई जेन्युइन स्टूडेंट को अपना चेहरा क्यों छुपाएगा? तो कहेगा हाँ मैं स्टूडेंट हूँ, मेरे साथ गलत हुआ है। कोई पेरेंट होगा तो बोलेगा हाँ मेरे बच्चे के साथ गलत हुआ है। अच्छा, उसमें भी रीटेस्ट हो गया तो ऐसा तो है नहीं, तो वो वाली बात तो है ही एक एंगल। आई डोंट थिंक कि उसमें किसी को मुंह छुपाने की जरूरत है। मुंह वही व्यक्ति अंजू जी छुपाता है जो गलत कार्य करता है, काल नेमी जैसे लोग। तो यहाँ पे डेफिनेटली गलत है, ये एंटी सोशल एलिमेंट्स है। इनको पता था कि कल को इनका चेहरा अगर सामने आ गया तो इनको दिक्कत हो सकती है, इसीलिए आप देखोगे सोशल मीडिया पे भी लोग बदमाशी कर रहे हैं। बहुत सारे एनोनिमस अकाउंट से जो लिख रहे हैं लगातार, क्योंकि उनको चेहरा छुपाने की जरूरत है। अगर किसी को जेन्युइन लिखने की जरूरत है, आप हो या मैं हूं, क्या हम सोशल मीडिया पे कोई चीज एनोनिमस लिखते हैं? नहीं, हम नाम करके करते हैं। एंड देन यू विल सी कि जो ट्रोल अकाउंट्स होते हैं, जो गाली गलौज करते हैं, नाम छुपाए रखते हैं, क्योंकि उनकी नीयत साफ नहीं है। और शशांक जी, मजेदार ये है कि इनको शायद ये पता नहीं कि ऐसी ऐसी मशीन आ गई है, ऐसी ऐसी टेक्निक आ गई है कि ये भले ही नकाब पहने, मास्क लगाएं, इनके चेहरे सामने आ ही जाएंगे। और जैसे कि आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है सारा मामला, तो इनका पूरा बायोडाटा पहुंच जाएगा पुलिस के पास, और ये कहीं भी बचकर भाग नहीं सकते। और दूसरी तरफ इन्होंने जिस तरह की टेक्निक अपनाई थी बात करने के लिए, ब्लूटूथ के जरिए बात कर रहे थे, बिट चैट एक ऐप है जो कि अमेरिकन ऐप है, उससे बात कर रहे थे। अब तो सर्वेलेंस के थ्रू वो सब कुछ पता चल चुका है कि कैसे इनकी बातचीत हो रही थी। और ये बिट चैट जो, इसको तो बैन भी कर दिया हमारी सरकार ने। और 480 अकाउंट जो कि पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे थे और जेनजी को भड़का रहे थे, उन पर भी बैन लगा दिया है। तो टेक्निक के जरिए तो ये बुरी तरह से फंस गए ना। नहीं बिल्कुल, देखिए अंजू जी कि ये जो बिट चैट की आप कह रहे हो, बिट चैट तो बिल्कुल है ही, जिसमें से 250 अकाउंट की बात अभी हो रही है, और ऑब्वियसली फॉरेन सिटिंग अकाउंट्स की भी बात हो रही है। उसके अलावा सिर्फ बिट चैट ही नहीं है, मतलब मैंने देखा कि ब्रायर की भी बात थी, ब्रिडजीफाई की भी बात थी, टेलीग्राम की भी बात थी। इनफैक्ट आपको याद होगा जब नीट का परीक्षा दूसरी बार हुआ था, तब टेलीग्राम को बैन किया गया था कुछ समय के लिए, 4 दिन के लिए, जिसमें टेलीग्राम भारत सरकार के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट पहुंचा दिल्ली, और दिल्ली हाईकोर्ट ने भारत सरकार के फेवर में ऑर्डर दिया और कहा कि, और उसमें उस टाइम एक टेक्निकलिटी की बात आई, टेलीग्राम और या इस तरीके के सारे ऐप्स है ना, उसमें क्या होता है कि यूजर बेस्ड अकाउंट आप बना सकते हो, यूजर नेम बेस्ड। बेसिकली आपका मोबाइल नंबर वहां होना जरूरी नहीं है, जैसे व्हाट्सएप में मोबाइल नंबर होना जरूरी है, ठीक है? तो ये बनाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारे ना ऐसे भी अकाउंट बन जाते हैं जिसमें नंबर नहीं है, तो पकड़ना डिफिकल्ट है। और अब जिन एप्स की अभी हम बात कर रहे हैं, ये जो 3 ऐप मेनली है, जैसे बिटचैट, ब्रायर, ब्रिडजीफाई और इस तरीके की, उसके साथ क्या है कि ये सारे ऐप्स इंटरनेट के बिना भी चलते हैं। तो आपको याद होगा कि भारत सरकार ने इंटरनेट को जंतर मंतर के पास इसलिए बैन किया था ताकि कोई मिस इन्फॉर्मेशन ना फैले, और प्लस पार्लियामेंट चल रहा है, अटैक ना हो जाए, इस टाइप की बहुत सारी चीजें होती है, लाइव रिकॉर्डिंग ना हो, स्टफ लाइक दैट। और ये बिट चैट जो है, इसके साथ एक और चीज है, बिट चैट नेपाल में जब अटैक हुआ है पार्लियामेंट में 2025 पे, तब भी इस्तेमाल हुआ, क्योंकि बिट चैट से आप मतलब बिना इंटरनेट के ब्लूटूथ के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं, अगर अगल बगल में हो, इंफ्रारेड, ब्लूटूथ, इस तरीके की चीजें वाले जो ऐप होते हैं। और इनफैक्ट विजय गजारिया करके एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं जो कि ना फैक्ट चेक करते हैं, तो उन्होंने एक पोस्ट डाला था बहुत पहले, एक व्हाट्सएप ग्रुप था इनका या टेलीग्राम ग्रुप था, ये कॉकरोच जनता पार्टी या उस तरीके के लोगों का। उन्होंने कहा कि सरकार हो सकता है इंटरनेट बैन कर दे, तो आपको इन तरीके के ऐप्स डाउनलोड करने चाहिए फोन पे। तो ये इंटेंशनल था, वहां जाके डाउनलोड नहीं कर सकते क्योंकि इंटरनेट नहीं चल रहा है। इसका मतलब ये ऐप्स पहले से डाउनलोड करवाए गए ताकि वहां जाके कम्युनिकेशन कर पाए उसके बेसिस पे। तो आप इतना बदमाशी या इतना छलावा क्यों करोगे, अनलेस आपका काम है वहां पे विद्रोह फैलाना, हिंसा करना, और अल्टीमेटली अपनी अभी जो आपने वीडियो दिखाया उसमें वही दिख रहा है। इस ऐप का इस्तेमाल करके अल्टीमेटली किसको फायदा हुआ? देश विरोधियों को। किसका नुकसान हुआ? स्टूडेंट्स को। डंडे बहुत सारे गलती से ही सही किसको पड़ गए? स्टूडेंट्स को। क्या जो मास्टरमाइंड थे उनको पड़े? नहीं। क्या मास्टरमाइंड थे वो वहां थे? नहीं। उन्होंने भड़काया है बच्चों को।
तो क्या ऐसे लोगों पे एक्शन नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। आज हम ये जो डिस्कशन कर रहे हैं अंजू जी, कि सोचिए कि भारत सरकार जिस दिन बात कर रही है प्रोटेस्टर्स से और उनको कह रही है कि सही जेन्युइन प्रोटेस्टर्स पे कोई एक्शन नहीं होगा, उसी दिन इस तरीके का लिस्ट क्यों निकल रहा है? क्योंकि ये बात मैसेजिंग की है कि भाई जब हम पाकिस्तान में घर में घुस के मार सकते हैं, यहां भी है कि अगर तुम घुसे हो बीच में स्टूडेंट्स के, तो ऐसा मत सोचो कि बच जाओगे। नाउ वी हैव टेक्नोलॉजी, वी हैव टेक्निकलिटीज, हम तुमको पकड़ेंगे भी और तुमको उचित दंड भी देंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, क्योंकि जैसे आप देखो कि 150-200 पुलिसकर्मी जख्मी हैं, महिला पुलिसकर्मी जख्मी है, तलवारबाजी हुई है, लिंचिंग करने की कोशिश हुई है। मैं कतई नहीं मान सकती शशांक जी कि 12वीं करने के बाद नीट की परीक्षा देने वाले छात्र ये काम करें। इसके लिए तो प्रोफेशनली आए होंगे। आपने वो सोशल मीडिया पर देखा होगा कि वो तिरंगे वाला झंडा है, उसके ऊपर कील लगी हुई है। ऐसी तैयारी के साथ कौन आता है? क्रिमिनल माइंडसेट वाले लोग ही आते हैं ना। आपने कहा आम आदमी पार्टी इसको समर्थन दे रही, यहां तो समाजवादी पार्टी के लोग भी होंगे, यहाँ तो कांग्रेस के लोग भी होंगे। कौन नहीं चाह रहा होगा कि इसकी आड़ में अराजकता फैलाई जाए? तो ऐसे लोग बच जाएंगे। और इन दंगाइयों को बचाने के लिए ये कॉकरोच पार्टी के प्रतिनिधि जो है वो सरकार के साथ डील करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो किसी को भी स्वीकार्य नहीं हो सकता ना। आप देखो वो एसीपी भगत है, उनकी क्या हालत हो रखी है, कैसे उनको दौड़ा दौड़ा कर मारा। तो उन पर हमला करने वालों को सरकार कैसे बख्श सकती है? इसीलिए 250 लोगों की लिस्ट जारी की गई। और दूसरा, इनको फंडिंग भी गजब हो रही है। आप देखिए कैसे खाने आ रहे थे, किस तरह से दुबई से, कतर से, जर्मनी से खाने के ऑर्डर आ रहे हैं। तो पैसा तो आ रहा है ना, वरना एक दिन का खर्चा यहाँ 22 लाख बताया जा रहा है खाने पीने पर, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और स्नैक्स के लिए। ये कहां से आ रहा होगा? कोई तो दे रहा है। एक किसी ने कहा कि खर्चा कितना आ रहा है पर डे का, तो पता चला कि 15 लाख लगभग खर्चा है पर डे का। और ये तब था जब सोनम वांगचुक वहां बैठे हुए थे, तो 50 लोग ही प्रोटेस्टर्स थे, क्योंकि खाने के टाइम में 7,000 8,000 लोग आ रहे थे, इतने बड़े बड़े होर्डिंग लग रहे थे, हाँ, इतनी माइक स्पीकर फलाना ठिकाने की व्यवस्था हो रही थी। ये तो स्टार्टिंग में था। और अब जब नेतागण आ रहे हैं, सोशल मीडिया में प्रायोजित कैंपेन एक तरह से देश भर में चल रहा है, कल तो मैं देख रहा था दूसरे देशों में भी पहुंचा दिया गया है, तो वो नैरेटिव बिना मेहनत के, बिना पैसे के नहीं बनता। जेन्युइन प्रोटेस्ट, स्पेशली ऐसा प्रोटेस्ट अंजू जी जिसमें, जिसको लेके मेन सिंपैथी थी अभी तक लोगों को, सोनम वांगचुक जी, वो खुद नहीं है प्रोटेस्ट में, उन्होंने प्रोटेस्ट खत्म कर दिया है। तो ऐसे समय में मुझे नहीं लगता कि ये जेन्युइन प्रोटेस्ट है। पैसे डेफिनेटली लगे हैं, और इतने पैसे अकेले आम आदमी पार्टी देगा, मुझे ये भी नहीं लगता है। लेफ्ट पार्टीज अगर लगातार वहां के स्टूडेंट विंग्स बैठे हुए उधर, तो ऑब्वियसली उनको भी उसमें इंटरेस्ट लग रहा है। तो डेफिनेटली पैसा आया होगा, पैसा आया होगा। लेफ्ट पार्टी ने तो पहले भी भारत के अगेंस्ट में बहुत सारे कार्य किए ही है, चाहे 1962 में चाइना के तरफ रहना भारत के अगेंस्ट में, या हाल फिलहाल के सीए एनआरसी के समय में दंगों में सपोर्ट करना, देश विरोधी नारे लगाना, देश को बांटने की बातें करना, इस तरह की बातें हुई हैं। इस्लामिस्ट लोगों को भी हमने वहां देखा, जिहादी तत्वों को भी देखा है, जो वहां पे मतलब साफ हिंदू संतों के अगेंस्ट की बातें, या नाम रहेगा अल्लाह का, इस तरीके के नारे या गाने। तो मुझे लगता है कि इट वॉज डेफिनेटली अ पेड कैंपेन बाय मल्टीपल एस्पेक्ट्स। और आज जो हाईकोर्ट में मैटर किया था कि इसकी जांच हो एनआईए इंक्वायरी, तो देखिए अब हाईकोर्ट ने भी सारी जिम्मेदारी सरकार को दे दी है। तो हाईकोर्ट ये नहीं बोल रहा है कि आप मत करो जांच, गलत है, पिटीशन गलत है, नहीं कह रहा है। हाईकोर्ट कह रहा है कि ये बात तो सही है, लेकिन ये सरकार, केंद्र सरकार के एम्बिट में आती है, उनको करने दो, करना है तो। दैट मीन्स हाईकोर्ट, while considering the evidence, has put this ball in the court of the government. तो गवर्नमेंट को डेफिनेटली पता करवाना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा प्रोटेस्ट अंजू जी ऐसे ही नहीं हो जाता है, स्पेशली तब जब आपको ना आउटसोर्स से बंदा लेके आना पड़े, अल्टीमेटली वो भी मान ले कि हाँ सरकार अब सोच रही है करने के लिए, तब आई डोंट थिंक सो। और दूसरा पता है क्या है, जैसे कि वो जो गुरपतवंत सिंह पन्नू है, उसने दावा किया है वीडियो बनाकर कि मैंने लगभग 10 लाख अमेरिकी डॉलर दिए हैं इनको, जूम पर मेरी कॉकरोच पार्टी के नेताओं के साथ बातचीत हुई है, ये वो क्लेम कर रहा है। किसी ने भी इस क्लेम को रिफ्यूट नहीं किया है कि ऐसा नहीं हुआ है। और आप ये सोचिए कि जमात इस्लामी, वो जो बांग्लादेश का एक संगठन है जो कि जिसने कि बांग्लादेश में तख्ता पलट करवाया, वो सपोर्ट कर रहा है इस कॉकरोच आंदोलन को।
इनका आपस में क्या कनेक्शन हो सकता है? उस आतंकवादी पन्नू की बात आपने सबसे पहले उठाई, जो खालिस्तान नाम के इस बात को उठाता रहता है और भारत को तोड़ने की बात करता है। तो ये आतंकवादी जिस संगठन का मेंबर है, संगठन का एक बार लेटर वायरल हुआ था पंजाब में, पंजाबियों को रिक्वेस्ट करते हुए कि आप आम आदमी पार्टी के फेवर में वोट करो। अंजू जी, मैं ये बात क्यों उठा रहा हूं कि जब मैंने ये लेटर शेयर किया ट्विटर पे ये पूछते हुए कि क्या अब आतंक खालिस्तानी भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी ने मेरा नाम लिख के पंजाब पुलिस से कंप्लेन लिखवाया था, जो कि उनकी सरकार आने के बाद एफआईआर में तब्दील हुआ। मुझ पे दंगे भड़काने के आरोप लगे थे अंजू जी। क्यों? क्योंकि मैंने क्वेश्चन कर दिया था। तो खालिस्तानी और आम आदमी पार्टी के बीच का रिलेशन नया नहीं है, सबूत है, बातें हुई हैं। मेरे पे अगर एफआईआर हो सकता है तो मेरी बात को दबाने की कोशिश की गई है। तो आज अगर पन्नू कह रहा है फिर से, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ गलत कह रहा है, क्या पता उसमें सच्चाई हो। और पंजाब इज अ बॉर्डर स्टेट, आपको समझना पड़ेगा, पंजाब बॉर्डर स्टेट है और पाकिस्तान से बॉर्डर शेयर करता है और उसका अपना अतीत बहुत ही खून खराबे वाला रहा है। हम अफोर्ड नहीं कर सकते एज भारत नेशन कि पंजाब के साथ कुछ गलत हो। तो इवन मोर रीजन कि हम ध्यान दें इस चीज पर। और शशांक जी, आप याद कीजिए कि 2016-17 में जब पंजाब में विधानसभा चुनाव हुए थे, उस वक्त कुमार विश्वास ने क्या कहा था? उसने भी तो यही कहा था कि खालिस्तानियों के साथ गठबंधन कर रहा है केजरीवाल। मैंने उसको मना किया था कि उनके साथ ये सम्मत कर, वो भारत विरोधी हैं। तो उसने कहा था कि, तो केजरीवाल ने कहा था, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये कुमार विश्वास ने कहा था कि मैंने उससे मुझसे कहा कोई बात नहीं, अगर मैं पंजाब का सीएम नहीं बन पाया तो क्या पता एक नए देश का प्रधानमंत्री बन जाऊं। और उसके अलावा एक खालिस्तानी के घर में रहने का आरोप लगा था केजरीवाल पर चुनाव प्रचार के दौरान, और ये बात किसी और ने नहीं, राहुल गांधी ने उठाई थी रैली में 2016-17 के दौरान। तो केजरीवाल पर तो आरोप लगे हैं। और पन्नू ने खुद वीडियो बनाकर कहा था कि $14 लाख दिए हैं उसने आम आदमी पार्टी को पिछले चुनाव में। तो फिर कैसे इनका कनेक्शन नहीं होगा? हाँ नहीं, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। इनफैक्ट आप जो पैसे की बात कर रहे थे और इलेक्शन की बात कर रहे थे, पहली बार या एक बार ऐसे आरोप नहीं लगे हैं। क्या ये सच नहीं है कि केजरीवाल एक खालिस्तानी के घर में रुके थे? क्या ये बात सही नहीं है कि खालिस्तानियों का लेटर वायरल हुआ जिसमें उनको वोट देने की बात हुई? क्या ये सही नहीं है कि इनकी सरकार आने के बाद खालिस्तानियों के अगेंस्ट में नरम रुख अपनाया गया? क्या ये सही बात नहीं है अंजू जी कि इनकी सरकार आने के बाद ही वहां पे आज एक खालिस्तानी सांसद है? सोचिए, ये देश का अमृतपाल, और ये देश का दुर्भाग्य है कि इस तरीके की चीजें हो रही हैं। क्या ये बात सच नहीं है कि जो खालिस्तानी या पाकिस्तानी चाहते हैं कि पंजाब का युवा बर्बाद हो जाए ड्रग्स के लत में, वो ड्रग की लत बढ़ गई है इनकी सरकार में? क्या ये सच नहीं है कि इनके मुख्यमंत्री पे आरोप लगे हैं कई बार कि वो खुद शराब पी के संसद और अन्य जगह पे जाते हैं? क्या ये बात सही नहीं है अंजू जी कि शराब के और नशे के लत में इनका जो सिटिंग मुख्यमंत्री है उस पर आरोप लगे हैं? किस तरीके का, उस वीडियो की हम बात तक नहीं कर सकते जिसमें गुरुओं के अगेंस्ट में जो दिखाया गया है। तो ये सब कुछ है, मुझे लगता है अंजू जी, कि वहां की जनता को भड़काने की कोशिश। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, अभी एक सतलुज करके मूवी आई थी जो समाज को बांट सकती थी, केंद्र सरकार ने उसको बैन किया। बीजेपी का कोई रोल भी नहीं था। ये 1984 से लेकर 1994 के बीच की बात है। बीजेपी नहीं थी उस टाइम, ना पंजाब में थी ना केंद्र में थी। लेकिन बीजेपी ने अभी केंद्र में, जब वो मूवी को गलत तरीके से रिलीज कर दिया गया जी पे, जब सेंसर बोर्ड ने उसको नहीं दिया परमिशन, थिएटर के लिए कट सजेस्ट किए, उन्होंने एज इट इज रिलीज कर दी, केंद्र सरकार ने बैन किया। लेकिन आम आदमी पार्टी ने क्या किया, वो गांव गांव गली गली उस मूवी को चला रहे हैं इलीगली। तो ऑब्वियसली आप धार्मिक भावनाओं को, मजहबी भावनाओं को हिंदू वर्सेस सिख करने की कोशिश कर रहे हैं, समाज को बांट रहे हैं आप। तो ये एजेंडा किसका है अंजू जी? देखिए, कर रहा है आम आदमी पार्टी, बट ये एजेंडा किसका है? ब्लीड इंडिया इनटू 1000 कट्स की बात पाकिस्तान के जियाउल हक ने की थी, और ये वही बात हो रही है। क्या धुरंधर में, देखिए, जिनको हिस्ट्री नहीं पता है ना, जो आजकल बड़ा अच्छा है जनजी लोगों के लिए, जिनको हिस्ट्री नहीं पता है वो मूवी देख के समझ सकते हैं। फाइनली अच्छी मूवी बन रही है, धुरंधर में दिखाया गया ये बात कि पाकिस्तान ने क्या क्या किया है भारत को बर्बाद करने के लिए। और ताजुब ये है कि जिस तरह के लड़के लड़कियां आकर पीएम मोदी के लिए बदजुबानी कर रहे हैं, उनकी उम्र 18-20 साल होगी। आप सोचिए, 2014 जब पीएम मोदी आए थे, पहली बार प्रधानमंत्री बने, तब वो मुश्किल 3-4 साल के रहे होंगे। उनको तो पता ही नहीं कि यूपीए के जमाने में क्या हुआ, 2008 का आतंकवादी हमला क्या था, ये उनको नहीं पता होगा। और वो सोचो कि अपने देश के प्रधानमंत्री को कैसे गालियां निकाल रहे हैं।
तो मुझे तो लगता है कि जिस तरह से ये लिस्ट जारी की गई है, जो ये आपराधिक तत्व हैं जो कि इस आंदोलन में थे, अभी ये सिर्फ 250 लोगों के नाम आए हैं। अभी तो मुझे लग रहा है आज और कल में और लोगों के नाम भी आएंगे। ये जितनी भी पार्टियां पैरोकार बन रही हैं कॉकरोचों की, ये भी कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगी। इनकी भी पोल पट्टी खुलनी चाहिए कि इनके कैडर के लोग इस आंदोलन में घुसे और उन्होंने किस तरह से हिंसा की। नहीं, बिल्कुल बात सही है, क्योंकि देखिए आप याद करिए जिस दिन पहली बार हिंसा हुई थी 20 तारीख को, तो इनका जो स्पोक्स पर्सन था उस टाइम एक विजय दहिया, वो बोल रहे कि मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि वायलेंस हो रहा है। अभिजीत तिपके भी यही बोल रहा था कि लोग कर रहे हैं, हमको नहीं पता। अरे भाई, तो क्या धर्मेंद्र प्रधान जी भी ये कह दें कि पेपर लीक हो रहा है तो हमको नहीं पता? नहीं बोल रहे हैं ना, गलती मान रहे हैं अपनी। उन्होंने एक्सेप्ट किया पब्लिकली, आज नहीं 1 महीना पहले टेस्ट उन्होंने खुद से किया है, करवाया है। तो तुम जब ये इतना बड़ा प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करा रहे हो और उसमें अगर इस तरीके के लोग आ रहे हैं, तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है। भारत का नियम है अंजू जी, कानूनन, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने अलग अलग जजमेंट्स में कई बार बोला है कि जो भी व्यक्ति या व्यक्तियों का ग्रुप या संस्था कोई भी प्रोटेस्ट या मार्च या जुलूस ऑर्गेनाइज करता है, तो ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो पीसफुल रहे, और अगर वो पीसफुल ना हो तो उस पर उनके खिलाफ एक्शन हो सकता है। मैं इनफैक्ट एक लेवल ऊपर बढ़ता हूं, तृणमूल की सरकार थी बंगाल में और रामनवमी के लिए परमिशन नहीं मिलता था, तो जब जब विश्व हिंदू परिषद हाईकोर्ट गई, बंगाल हाईकोर्ट, कलकत्ता हाईकोर्ट, और उनको परमिशन मिला है, तो इट इज विद अ कंडीशन कि इतने लोग आएंगे, ऐसे आएंगे, ये अलाउड है, और वायलेंस होता तो आप रिस्पॉन्सिबल है। केरला में और तमिलनाडु में आरएसएस को रैली निकालने का परमिशन नहीं मिलता। जब वो वहां के हाईकोर्ट्स जाते हैं तो परमिशन के साथ कंडीशन लगाया जाता है कि इतने ही लोग जाएंगे और उसमें वायलेंस नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप जिम्मेदार होंगे। यहाँ पे इस तरीके का पल्ला नहीं झाड़ सकते। और मैं तो अंजू जी एक लेवल ऊपर बढ़ता हूं, मुझे लगता है कि इनमें से कई लोगों को पता होगा कि कौन है कौन नहीं कर रहा है, क्योंकि उसका जो स्पोक्स पर्सन है सौरव दास, ही हैज अ हिस्ट्री ऑफ टारगेटिंग आवर सिस्टम। जुडिशरी में जजेस के पर्सनल उस पर अटैक करना, पुलिस वालों पे पर्सनल अटैक करना, स्वर्ण कांता शर्मा के ऊपर उनका जो नाम खराब किया, उस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चल रहा है। बाय द वे, अरविंद केजरीवाल पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चल रहा है, हम भूल गए क्या ये सब चीज? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हाईकोर्ट सुओ मोटो बहुत कम लेता है अंजू जी। आप एक तरह से एक जज को इस तरीके से हैम्पर करने की, टारगेट करने की, उनके बच्चे को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हो। आप जजमेंट के खिलाफ बोलो ना, बट नहीं, आपने जज के पर्सनल इमेज को, उसके फैमिली को ऐसे करने की कोशिश की। एक चीज और हो रहा है, मैंने देखा कुछ लिंक्स अभी जारी हुए हैं कि आप ना पुलिस का नाम और उनका नंबर बता दो, हम उनको भी वो करेंगे, उनका पर्सनल हैंडल है तो बता दो, उनका इंस्टाग्राम डालेंगे। बेसिकली आप वो कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं एक और चीज देखा, अर्पित शर्मा नाम का एक है जो आम आदमी पार्टी सपोर्टर है, विदेश में रहता है, वो क्या ट्वीट डाल रहा है, वो हो गया। और श्याम मीरा सिंह ने किया। वो लोग क्या कर रहे हैं कि क्योंकि ऑब्वियसली इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है तो सीआरपीएफ की बटालियंस, पैरामिलिट्री फोर्स को बुलाया जा रहा है, वो श्याम मीरा सिंह उसके वीडियोस डाल रहा है, लोकेशन शेयर कर रहा है। क्या वो एंटी इंडिया नहीं हुआ काम? क्या उसकी वजह से देश की सुरक्षा को चोट नहीं पहुंच सकती है? तो मुझे लगता है कि ये सब चीज भी देखना जरूरी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये 250 लोगों के साथ साथ लिस्ट तो लंबी होगी, लेकिन ये जो बड़े बड़े कॉकरोच हैं, जो कोई बॉस्टन से आया है, कोई किसी के लिए स्क्रिप्ट लिखता था, आजकल बहुत बड़ा बन गया है और मंत्रियों से बातचीत करने के लिए जा रहा है, इन सब के भी कच्चे चिट्ठे दिल्ली पुलिस के पास हैं। इनकी भी हिस्ट्री है कि इनके खातों में कहां से पैसा आ रहा है। इनके भी फेस रीडिंग हो रहे होंगे, फेस रिकॉग्निशन सिस्टम के जरिए इनके भी पूरे के पूरे वही खाते खुलेंगे। तो अभी तो सिर्फ ये गुंडे लोगों के नाम आए हैं, इनके नाम भी आने वाले हैं और देखते हैं आज शाम तक क्या होता है। ये बातचीत करते हैं तो क्या नतीजा निकलता है, और जंतर मंतर पर जो लोग बैठे हैं उनमें कितने जेन्युइन है, ये भी दिल्ली पुलिस अच्छे तरीके से पता लगा लेगी। वैसे भी दिल्ली पुलिस को चौकस रहने के लिए कहा गया है। जितने भी अधिकारी और जवान छुट्टी पर है, सबकी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। तो कुछ ना कुछ निदान, कुछ ना कुछ इलाज इन सबका होगा। ये पुलिस पर हमला करने के बाद बच नहीं सकते, इनको बचाया भी नहीं जा सकता। अगर ये इनके लिए डील करने की कोशिश भी कर रहे हैं तो ये डील करने वाले भी फंसेंगे। आपने समय निकालकर शशांक जी इस विषय पर बहुत अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद। और नमस्कार अंजू जी। भारत माता की जय। यतो धर्म ततो जय।